हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 1 दहन और ज्वाला। आज के इस वीडियो में हम लोग इस अध्याय को नोट्स के माध्यम से बहुत ही अच्छी तरह से समझेंगे और आगे बढ़ते हुए चलेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर से कर लीजिएगा और आपको वीडियो कैसा लगा अंत में आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आप लोग हमारे मंजिल बैच में अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग उस लिंक पर क्लिक करके बैच में ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको इस अध्याय का नोट्स मिलेगा, क्वेश्चन आंसर मिलेगा और आपका टेस्ट भी होते रहता है वहाँ पे। तो आप टेस्ट भी दे सकते हैं, अपनी परफॉर्मेंस आपका कैसा है कितना है वो आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे दहन क्या होता है। दहन क्या होता है तो दहन हम लोग समझेंगे किसी पदार्थ का जलना ही दहन है। जब कोई पदार्थ जलता है, ठीक है, आप लोग देखे ही होंगे, तो उसी का जलना ही दहन कहलाता है। दहन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसे भी हम लोग देख लेते हैं। दहन एक प्रकार का उपचयन, ठीक है, उपचयन अभिक्रिया। किस प्रकार का अभिक्रिया है तो उपचयन है, आप लोग को याद रखना है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए। अगला है दहन एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है। किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है, अगला नोट्स देख लीजिए। दहन एक प्रकार का उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कैसा अभिक्रिया तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आगे आपका दहनशीलता के आधार पर पदार्थ को दो भागों में हम लोग बांटते हैं। ठीक है, पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार। किसके आधार पर? दहनशीलता के आधार पर। पहला है दाह्य पदार्थ, दूसरा अदाह्य पदार्थ। अब हम लोग समझेंगे दाह्य पदार्थ क्या होता है, अदाह्य पदार्थ क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे दाह्य पदार्थ। ठीक है, तो दाह्य पदार्थ किसे कहते हैं? ठीक है, कोई सा पदार्थ जो जलने के योग्य हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? दाह्य पदार्थ कहते हैं। जैसे लकड़ी हो जाएगा, ठीक है, लकड़ी, कागज हो जाएगा, कोयला हो जाएगा, जो भी पदार्थ आसानी से या फिर जल सकता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग कहेंगे दाह्य पदार्थ। ठीक है, उसके बाद अदाह्य पदार्थ क्या होता है? वैसा पदार्थ जो जलने के योग्य ना हो, मतलब आसानी से वो ना जल सकता है या फिर जल ही नहीं, ठीक है, तो हम लोग क्या कहेंगे? अदाह्य पदार्थ कहेंगे। ठीक है, अदाह्य आप लोग याद रखिएगा। जैसे आप लोग जैसे ईंट ले सकते हैं, कांच ले सकते हैं, कोई भी ऐसा पदार्थ जो कि ना जले उसे हम लोग अदाह्य पदार्थ कहेंगे। ठीक है, दहन की अभिक्रिया के लिए आवश्यक शर्तें कौन कौन सी शर्तें हैं जिसके बाद दहन शुरू होता है या फिर कुछ होता है? दहन शुरू होता है, आप लोग याद सकते हैं। दहन के लिए क्या क्या जरूरी है इस तरह से समझिए। तो पहला पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, दाह्य पदार्थ का उपस्थिति। देखिए दहन तभी होगा दाह्य पदार्थ का उपस्थिति, यही नहीं होगा तो दहन हो ही नहीं सकता। उसके बाद ज्वलन ताप चाहिए, हर एक वस्तु का अलग अलग ज्वलन ताप होता है, तो ज्वलन ताप का उपस्थित होना अनिवार्य है। अगला वायु, ऑक्सीजन उसमें इंपॉर्टेंट है, मेनली ऑक्सीजन आप लोग याद रखिएगा, ऑक्सीजन का होना ही इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं ज्वलन ताप क्या होता है। ठीक है, ज्वलन ताप हम लोग समझ लेते हैं। ज्वलन ताप क्या होता है? वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ जलना आरंभ कर दे वह उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहलाता है। ज्वलन ताप मैंने आपको समझाया, वैसा तापमान होता है जिस पर कोई भी वस्तु जो है जलना शुरू कर देता है, उसी को हम लोग कहते हैं ज्वलन ताप। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। तो ज्वलन ताप आप लोग ये हर एक वस्तु का अलग अलग हो सकता है और होता है। ठीक है, तो अलग अलग वस्तु का अलग अलग ज्वलन ताप होगा। नोट्स पे आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, केरोसिन का ज्वलन ताप पेट्रोल के ज्वलन ताप से कम होता है। ये आप लोग याद रखिएगा, बीबीआई हर एक एग्जाम के लिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं दहन के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? दहन के प्रकार। फर्स्ट में हम लोग पढ़ते हैं द्रुत दहन, उसके बाद मंद दहन, उसके बाद त्वचा दहन, उसके बाद विस्फोट दहन। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं द्रुत दहन। ठीक है, तो पहला जो है इसको हम लोग समझते हैं। दहन की वैसी प्रक्रिया जो तुरंत जलकर अधिक मात्रा में उष्मा उत्पन्न करे उसे हम लोग द्रुत दहन कहते हैं। ठीक है, जो जल्दी जले और अधिक उष्मा प्रदान करे। ठीक है, जैसे आप लोग लिख सकते हैं पेट्रोल का जलना, डीजल का जलना। ठीक है, अगला हम लोग पढ़ेंगे मंद दहन। दहन की वैसी प्रक्रिया जो धीरे धीरे जलकर बहुत ही कम मात्रा में उष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न करे उसे हम लोग क्या कहते हैं? मंद दहन कहते हैं। जैसे लोहे के कील में जंग लगना, शोषण की प्रक्रिया। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं। अगला है स्वतः दहन। दहन की वैसी प्रक्रिया जिससे बाहर से उष्मा देने की आवश्यकता नहीं हो उसे स्वतः दहन कहते हैं। एग्जांपल देख लीजिए, पीले फास्फोरस का जलना, उसके बाद पोटेशियम का जलना। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे जो आपका है वह है विस्फोट दहन। विस्फोट दहन क्या होता है उसे हम लोग समझेंगे। तो देखिए विस्फोट दहन का दहन की वैसी प्रक्रिया जो तुरंत जल जाती, ठीक है, एवं आवाज करती उसे विस्फोट दहन कहते हैं। जैसे जलेगी और आवाज करेगी, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? विस्फोट दहन कहते हैं। पटाखा का जलना आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, जिससे आवाज निकलता हो। अब हम लोग देखिए कुछ क्वेश्चन जो है यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। माचिस की तीली कमरे के ताप पर क्यों नहीं जलती है? काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग समझ लीजिए। माचिस की तीली को ज्वलन ताप कमरे की ताप से अधिक होती है। माचिस की जो तीली होती है उसमें जो आग लगने के लिए जो ताप जो इंपॉर्टेंट होता है वो जो है कमरे के ताप से अधिक होता है, इसलिए वो जो है नहीं जल पाती है, जिसके कारण माहित माचिस यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है। ठीक है, माचिस की तीली कमरे के ताप पर नहीं जलती है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जल के द्वारा आग क्यों बुझाई जाती है? ठीक है, जल से हम लोग आग क्यों बुझाते हैं? तो चलिए हम लोग इसका डिटेल में समझते हैं। जब कोई दाह्य पदार्थ वायु की अनुपस्थिति में जलना शुरू कर दे तो आग को बुझाने के लिए जल का उपयोग करते हैं। ठीक है, जलते पदार्थ पर पानी डालने पर पानी उष्मा आवेशित अवशोषित करती है, जो पानी जो है उष्मा को अवशोषित कर लेती है एवं जलवाष्प का निर्माण कर देती है या फिर जलवाष्प का निर्माण करती है। ठीक है, उष्मा को अवशोषित करेगी और जलवाष्प बनाएगी। जलवाष्प दाह्य पदार्थ के चारों ओर से घेर लेती है, जिससे वायु का संपर्क टूट जाता है और आग बुझ जाती है। देखिए जब भी कोई पदार्थ जल रहा है, ठीक है, मान लीजिए कोई पदार्थ जल रहा है, जब हम लोग इस पे पानी डालेंगे, एक बार समझ लीजिए आप लोग, मान लीजिए कोई पदार्थ यहाँ पर आग लग गया, अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं? पानी डालते हैं। ठीक है, पानी जब हम लोग डालते हैं क्या करता है? पानी जाता है और यहाँ पर पानी का समझिए जब आग लगेगा तो पानी गर्म होता है। पानी गर्म होता है तो क्या करेगा? जलवाष्प बनाएगा, पूरा ऐसा घेर लेगा। ठीक है, जब तक चारों तरफ से घिर जाएगा तो इसका जो वातावरण से जो संपर्क है वह बंद हो जाएगा, जिससे ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। हम लोग ऊपर पढ़े थे ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट होता है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, जिससे आग बुझ जाएगी। ठीक है, इस तरह आप लोग याद रखिएगा एकदम। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए आगे नोट्स है कुछ, उसको भी आप लोग याद रखिएगा। क्या है नोट्स आपका वो समझ लीजिए आप लोग। देखिए नोट्स आपका फर्स्ट नोट्स आपका वो समझ लीजिए, ठंडा पानी की अपेक्षा गर्म पानी जल्दी आग बुझा देती है। क्यों बुझा देती है भाई? इसके पीछे का लॉजिक क्या है भाई? देखिए मैंने क्या आपको बताया, पानी पहले गर्म होगी, उसके बाद वह जलवाष्प बनेगी, जिससे आग गिर जाएगा, ऑक्सीजन का संपर्क बंद हो जाएगा, जिससे आग बुझेगी। तो गर्म पानी रहेगा तो गर्म करने में कम उष्मा लगेगा और ठंडा रहेगा तो गर्म करने में ज्यादा उष्मा लगेगा। तो जितना ज्यादा पानी गर्म उतना जल्दी गर्म हो जाएगा और उतना जल्दी वाष्प बना देगा। ठीक है, इस कारण से। ठीक है, तो गर्म क्या है? ठंडे पानी की अपेक्षा गर्म पानी जल्दी आग बुझा देती है, क्योंकि गर्म पानी पहले से ही उष्मा को अवशोषित करती है। ठीक है, गर्म पानी उष्मा को पहले से अवशोषित करती है और जल्दी से आती है तो वो जल्दी भाप बना देती है। ठीक है, जलवाष्प बनाएगी, वो घेर लेगी तो आग का जो है बुझ जाएगी ऑक्सीजन का संपर्क टूटने के कारण। अगला नोट्स हम लोग देखते हैं। जिस पदार्थ का ज्वलन ताप जितना कम होता है, ठीक है, जिस पदार्थ का ज्वलन ताप जितना कम होता है वह उतना ही अधिक एवं जल्दी जलता है। लेकिन जिन जिन पदार्थ का ज्वलन ताप ज्यादा होता है वह उतना ही धीरे जलता है। जिस पदार्थ का ज्वलन ताप कम होगा वह क्या होगा? जल्दी जलेगा, और जिसका ज्वलन ताप ज्यादा होगा वह क्या होगा? धीरे धीरे जलेगा। जितना ज्वलन ताप जो है ज्यादा होगा धीरे धीरे जलेगा, आप याद रखिएगा। आगे देखिए आप लोग, जब जंगल में तेज हवा चलती है तो सूखी घास एवं लकड़ी के बीच घर्षण के कारण आग लग जाती है। आप लोग जानते होंगे इस बारे में, जब टकराता है जो लकड़ी में टकराता है, जो सूखे रहते हैं तो आग पकड़ लेती है। ठीक है, जिसे दावानल, ठीक है, दावानल कहते हैं। यह गर्मी के दिनों में ज्यादा, गर्मी के दिन में लकड़ी काफी गर्म रहता है, धूप भी काफी रहता है, इस कारण से यह गर्मी के दिनों में ज्यादा होता है। तो आप लोग इसे याद रखिए। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्वाला। ठीक है, फ्लेम। चलिए हम लोग देखते हैं फ्लेम क्या होता है, तो हम लोग अच्छा से डिटेल में सारा कुछ समझते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए
अब आप लोग का आता है फ्लेम ज्वाला, ठीक है। जलती हुई गैस के क्षेत्र को ज्वाला कहते हैं। मान लीजिए जलती हुई गैस के क्षेत्र जो है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, ज्वाला कहेंगे। जलती हुई गैस के क्षेत्र को क्या कहते हैं, ज्वाला कहते हैं। आगे देखिए, ज्वाला का निर्माण तब होता है जब पदार्थ वाष्पशील अवस्था में होती है। जब पदार्थ वाष्पशील अवस्था में होगी तभी क्या होगा, ज्वाला का निर्माण होगा, फ्लेम का निर्माण होगा। ज्वाला का प्रकार कितने प्रकार होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। हम लोग चारों को समझेंगे। क्या होता है, दीप्त क्षेत्र होगा, काला होगा, नीला होगा और दीप्त क्षेत्र होगा। यहाँ पर आपका फिगर भी लिया गया है, फिगर से भी आप लोग समझ सकते हैं। काला क्षेत्र यहाँ पर देख सकते हैं, समझाया गया है आप लोग को। यहाँ पर पीला क्षेत्र भी समझाया गया है, नीला क्षेत्र भी समझाया गया है। सबसे गर्म भाग जो है, सबसे बाहरी भाग जो है सबसे गर्म होता है, कम गर्म होता है, सबसे कम सबसे अंदर वाला भाग जो है सबसे कम गर्म होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और सारा कुछ समझते हुए एकदम आगे बढ़ते चलते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पर आपका क्या है, सबसे फर्स्ट है नीला क्षेत्र। ज्वाला के सबसे निचले भाग को नीला क्षेत्र कहते हैं। इसका तापमान कम होता है, ठीक है। जो सबसे नीचे वाला भाग होता है उसको नीला क्षेत्र कहा जाता है और इसका तापमान है काफी कम होता है, जैसा कि मैंने आपको ऊपर में बताया है, ठीक है। अब काला क्षेत्र है, ज्वाला के नीले क्षेत्र के ऊपर शंकु आकार का होता है, जिसे काला क्षेत्र कहा जाता है। नीले क्षेत्र जो है सबसे नीचे, उसके बाद काला क्षेत्र आता है, ठीक है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, नोट्स देख लीजिए। यह ज्वाला का सबसे ठंडा क्षेत्र माना जाता है या फिर सबसे ठंडा क्षेत्र होता है। कौन सा क्षेत्र, काला क्षेत्र, ठीक है। सबसे गर्म कौन सा था, तो बाहरी वाला होता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। दीप्त क्षेत्र क्या है, चलिए इसको समझते हैं। ज्वाला का वह क्षेत्र जो काले क्षेत्र की ऊपर रहेगा, ऊपर काले क्षेत्र को घेरे रहेगा, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, दीप्त क्षेत्र कहते हैं। उसे दीप्त क्षेत्र कहा जाता है। इस क्षेत्र का रंग पीला होता है, ठीक है, पीला होता है। दीप्त क्षेत्र जो होता है उसका रंग कैसा होता है, पीला होता है। इस क्षेत्र का तापमान जो है मध्यम होता है। उसके अदीप्त क्षेत्र के बारे में हम लोग जानते हैं। ज्वाला के अग्रभाग को अदीप्त क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। अग्रभाग को मतलब एक तरह से आप लोग कहते हैं, बाहरी भाग को अदीप्त क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। चलिए अदीप्त क्षेत्र यहाँ सबसे गर्म क्षेत्र होता है, आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पूर्ण दहन होता है, ये भी याद रखिएगा। जो अदीप्त क्षेत्र है सबसे बाहरी, वहाँ सबसे ज्यादा गर्म होगा और पूर्ण दहन होगा। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्यूल, यानी कि ईंधन। ईंधन क्या होता है भाई, तो ईंधन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। कोई सा दाह्य पदार्थ जो जलने पर क्या होगा, जलने पर ऊष्मा एवं ऊर्जा उत्पन्न करे, उसे हम लोग क्या कहेंगे भाई लोग, ईंधन कहेंगे, ठीक है। ईंधन 3 प्रकार के होते हैं। ठोस ईंधन हो सकते हैं, द्रव ईंधन हो सकते हैं और गैस ईंधन हो सकते हैं। ईंधन तीनों रूप में पाए जा सकते हैं। हम लोग एक एक करके पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले आप लोग देख लीजिए यहाँ पर ठोस ईंधन क्या होता है। तो देखिए वैसा ईंधन जो ठोस अवस्था में हो उसे ठोस ईंधन कहेंगे, जैसे लकड़ी, कोयला आप लोग याद रख सकते हैं। अगला द्रव ईंधन, वैसा ईंधन जो द्रव अवस्था में उसको द्रव कहेगा, ठीक है। ठोस में ठोस, द्रव में द्रव कहेगा और जो गैस मतलब गैस अवस्था में उसको गैस कहेगा। गैस या एग्जांपल याद रखिए, एलपीजी हो गया, सीएनजी हो गया, ठीक है। द्रव में केरोसिन, पेट्रोल याद रखिएगा। एग्जांपल आप लोग याद रखें, बाकी तो आप ठोस से ठोस समझ सकते हैं, द्रव से द्रव, गैस से गैस। ईंधन का उपयोग निम्न है। ईंधन के उपयोग के बारे में आप लोग पढ़ लेते हैं थोड़ा। हम लोग ईंधन के उपयोग निम्न मतलब देखिए, आगे हम लोग जानेंगे ये क्वेश्चन क्या बनता है। ईंधन के उपयोग एग्जाम में भी आता है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला, खाना बनाने में, उष्मा प्राप्त करने में, बस गाड़ी चलाने में, बिजली उत्पन्न करने में, इस तरह से आप और भी लिख सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे ईंधन का ऊष्मीयमान। ईंधन का ऊष्मीयमान के बारे में थोड़ा हम लोग जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जब 1 केजी ईंधन को वायु की उपस्थिति पर जलाने पर जितनी मात्रा में उष्मा देती है या उष्मा उत्पन्न होती है, ठीक है, उसे ईंधन का ऊष्मीयमान कहा जाता है। जब हम लोग 1 केजी ईंधन को वायु की उपस्थिति में जलाएंगे तो उसे जितना भी उष्मा मिलेगा वही उस ईंधन का ऊष्मीयमान होगा। और ये हर एक ईंधन का अलग अलग हो सकता है। आगे हम लोग पढ़ते हैं ईंधन के यहाँ पर ऊष्मीयमान, ठीक है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ऊष्मीयमान को जूल पर ग्राम में व्यक्त किया जाता है, ठीक है। आप लोग ये भी याद रखिएगा। अगला हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन का ऊष्मीयमान सबसे अधिक और गोबर के उपले का सबसे कम होता है, ठीक है। गोबर के जो उपले होते हैं उसका जो ऊष्मीयमान होता है सबसे कम होता है, हाइड्रोजन का सबसे अधिक होता है। इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए आगे आपका है, ईंधन को जलाने पर कार्बन मोनोऑक्साइड एवं सल्फर ऑक्साइड गैस उत्पन्न करते हैं। तो जब हम लोग ईंधन को जलाते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड एवं सल्फर ऑक्साइड गैस उत्पन्न होता है, जो जलवाष्प से अभिक्रिया कर अम्ल वर्षा कराते हैं। अम्ल वर्षा जो कि काफी हानिकारक है, ठीक है। चलिए अब आपका आगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो हम लोग इसे भी देख लेते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग एक एक करके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखना शुरू करते हैं। तो देखिए आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का, हुआ क्या है, मोमबत्ती में मोम किस रूप में जलता है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है, ऑप्शन आप लोग देख लीजिए, हम लोग सीधे आंसर बताते हुए चलते हैं। मोम का वाष्प हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बारूद में निम्न में से कौन सा पदार्थ जो है पाया जाता है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, सल्फर हो जाएगा, ठीक है। सल्फर पाया जाता है बारूद में। घर में आग लग जाने पर आप क्या करेंगे। जब आपके घर में आग लग जाएगा तो हम क्या करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप क्या करेंगे, फायर ब्रिंग जो है उसको हम लोग कॉल कर देंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी सही हो जाएगा, फायर ब्रिगेड को आप लोग कॉल कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, निम्न में कौन दहन के लिए आवश्यक नहीं है, दहन के लिए जरूरी नहीं है, ठीक है। तो आपका जो यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन, आप लोग पढ़ते चलिए, हम लोग आंसर बताते हुए चलते हैं। दाह्य पदार्थ में तुरंत आग पकड़ने की प्रकृति, ये जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर नहीं पूछ रहा तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और हाँ, आप लोग टेस्ट के लिए लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग टेस्ट दे सकते हैं अध्याय का जाकर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है 5 नंबर, क्या कर रहा है क्वेश्चन, माचिस की तीली के सिर पर निम्न में से कौन पदार्थ पाया जाता है। ये मैंने आपको ऊपर भी बताया था। चलिए हम लोग यहाँ पर देख सर लेते हैं। आप लोग इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट में भी कीजिएगा। एंटीमनी यहाँ पर हो जाएगा, आपका ऑप्शन जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। एंटीमनी डाइसल्फाइड हो जाएगा और क्या हो जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड हो जाएगा। इस दोनों का मिश्रण जो है वो पाया जाता है माचिस के तीली के ऊपर में, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, फिर भी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए आपको जो आ रहा है आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 जो आपका है, क्या कह रहा है यहाँ पर, मोमबत्ती की ज्वाला का मध्य भाग कैसा दिखता है, कैसा प्रतीत होता है, ये मैंने आपको बताया। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है। आगे देखिए, निम्न में किस ईंधन का ऊष्मीयमान सबसे अधिक होता है, किसका ऊष्मीयमान सबसे अधिक होता है, ये भी मैंने ऊपर बताया था आपको, आप लोग का मैं फिर से बता देता हूँ। यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, इसका आप लोग जरूर से कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। एक दो क्वेश्चन दे दूंगा जो मैंने बता रखा है, ठीक है। अगला है, विद्युतीय उपकरणों जो होते हैं, विद्युतीय उपकरण में लगी आग बुझाने के लिए सबसे अधिक अग्निशामक है। जो विद्युतीय उपकरण है उसमें आग लगा तो हम किसका उपयोग करेंगे, तो जो है कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है, CO2, ठीक है। हम लोग किसका उपयोग करेंगे, CO2 का उपयोग करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, ज्वाला में
कितने क्षेत्र होते हैं इसको भी मैंने ऊपर बताया, तो मैं अभी नहीं बताऊंगा, इसको भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन स्वतः दहन का उदाहरण है? स्वतः दहन मतलब खुद से जो जलता है, स्वतः दहन उसी को कहते हैं। तो इसका जो आपका जो एग्जाम्पल होगा क्या हो जाएगा? श्वेत फास्फोरस हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए हम लोग देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, क्या करा, निम्न में कौन ज्वलनशील पदार्थ है? ये बहुत ही ईजी है, इसका भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं, वह ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है क्या कहलाता है? ये भी काफी ईजी, इसको भी बताइएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन सा अदहनशील पदार्थ है? वैसा पदार्थ जो जल नहीं सकता, तो मैं समझा दिया हूँ, आप आंसर करके जरूर से बताइएगा। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पर आपका 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन 14 है, तेल में लगी आग को किस अग्निशामक द्वारा बुझाया जाता है? तेल में जब आग लगता है उसको हम लोग कैसे बुझाते हैं? तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये भी ऐसे इजी है, ऐसे नहीं समझिए कि आप लोग हार्ड है। ये भी इजी है, आप लोग बना सकते हैं, मैंने ऊपर समझाया उस तरह से आप लोग ये बना सकते हैं, लेकिन मैं उत्तर बताता हूँ। यहाँ पर क्या होगा, CO2 हो जाएगा, CO2 ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। यहाँ पर आंसर थोड़ा मिस्टेक है, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दहन के लिए आवश्यक है, दहन के लिए क्या जरूरी है? तो आप लोग इसका आंसर जरूर बताएगा, क्योंकि मैं बता चुका हूँ पहले। अगला देखिए, ईंधन का उसमें मान जो होता है उसका मात्रा क्या होता है? ये भी मैंने ऊपर बताया, इसको भी आप लोग कमेंट करके बताना है। इस तरह से सारा क्वेश्चन मैं बता दिया हूँ, आप लोग को सारा क्वेश्चन जो है मिल जाएगा। आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, वहाँ पे क्लिक करके आप सारे क्वेश्चन को ले सकते हैं। उसके बाद पाठ का जो प्रश्न उत्तर है इसको मैंने वीडियो में करा रखा है, आप लोग पीडीएफ लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप लोग जाकर इसका जो पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।